हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेल कर्व के बारे में, ताकि अगर आपकी कंपनी बेल कर्व मेथड यूज़ करती है तो आपको थोड़ा इजीली ये बेल कर्व वाला रेटिंग सिस्टम समझ में आए। तो बेल कर्व एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि वो क्योंकि इस तरह से दिखता है उसको बेल कर्व बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं और 100 एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय को उन्होंने 10 रुपये का टारगेट दिया है, तो टोटल कंपनी का रेवेन्यू टारगेट है 1000 रुपीज़। और इन 100 एम्प्लॉयज़ के एनुअल परफॉर्मेंस रेटिंग को मान लीजिए वो कंपनी 1 से लेके 5 तक नंबर्स में मेजर करती है। 1 है लो रेटिंग और 5 है सबसे हाईएस्ट रेटिंग। तो एंड ऑफ द ईयर में जब कंपनी जो है पूरा रेवेन्यू टारगेट देखती है तो वो लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगी। वो लोग जिन्होंने सारे 10 रुपये का टारगेट अचीव किया, मतलब उन्होंने अपना टारगेट मीट किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 से ज़्यादा भी सेल करेंगे, उन्होंने अपना टारगेट एक्सीड किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना टारगेट मीट नहीं किया। तो 3 प्रकार के लोग होंगे। पहला जिन्होंने टारगेट मीट किया, दूसरा जिन्होंने एक्सीड किया और तीसरा जिन्होंने टारगेट मीट नहीं किया। तो आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि इस बंदे ने 9 रुपीज़ का सेल किया, इसने 10 रुपीज़ का सेल किया और इसने 15 रुपीज़ का सेल किया। अब जो है अप्रेजल किस तरह से होता है और ये 1 to 5 रेटिंग इनमें से किसको किस तरह से मिलेगी। सबसे पहला सिचुएशन ये देखते हैं कि मान लीजिए सारे 100 एम्प्लॉयज़ ने अपना टारगेट मीट किया, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1000 रुपीज़ बन गया। तो क्या कंपनी सारे 100 एम्प्लॉयज़ को इनमें से कौन सा रेटिंग देगी? कंपनीज जो बेल कर्व मेथड फॉलो करती हैं वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जब वो सारे एम्प्लॉयज़ का रेटिंग 1 to 5 में असाइन कर दे और उस रेटिंग को अगर स्कैटर प्लॉट में प्लॉट करे इस तरह से, तो उसका जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसमें इसका मीन जो है वो 0 होता है और इसका जो वेरिएंस है वो 1 होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग 1 वेरिएंस और 2 वेरिएंस के कट लगाएं, सिमिलरली -1 वेरिएंस और -2 वेरिएंस के कट्स लगाएं, तो जो 1 वेरिएंस के बीच में जो जितने सारे लोग होते हैं, मतलब कि अगर ये आपका टारगेट था 10 रुपीज़ का, 9 से लेके 11 तक जो लोग होते हैं, कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये जो लोग हैं ये 68% तक के लोग हों, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -1 सिग्मा टू 1 सिग्मा का ये एरिया आता है कि इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो इस एरिया में आएंगे। ये नंबर्स परसेंटेजेस जो हैं ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जनरल परसेंटेजेस हैं। इस वजह से कंपनी इस तरह सोचती है कि जो -1 और +1 का वेरिएंस है वो सारे एम्प्लॉयज़ का रेटिंग इस एरिया में आना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? अगर 1 to 5 एम्प्लॉय रेटिंग है, 1 लोएस्ट रेटिंग है और 5 हाईएस्ट रेटिंग है, तो आप इस तरह से भी मान के चल सकते हैं कि 1 2 3 4 5। तो जो लोग भी टारगेट मीट कर रहे हैं, मतलब मीन 0 है, जिन्होंने 10 रुपये का सेल किया वो उनको 3 रेटिंग मिलेगी। जिन्होंने 10 रुपये से 1 रुपये कम किया उनको 2 मिलेगी। सिमिलरली अगर उससे ज़्यादा कम किया तो इन्हें 1 मिलेगा। सिमिलरली जिन्होंने 10 से ज़्यादा किया उनको 4 मिलेगा और ज़्यादा किया उनको 5 मिलेगा। अब किस तरह से डिसाइड करें कि कितने लोगों को क्या मिलना चाहिए और ये कट्स जो हैं किस तरह से होनी चाहिए? तो कंपनी इस तरह से डिसाइड करती है, जो कंपनीज बेल कर्व मेथड यूज़ करते हैं, कि वो सारे मान लीजिए सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रैंडमली 1 to 5 नंबर्स दे दिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से आना चाहिए। तो अगर कंपनी ने टारगेट मीट किया तो उसका इस तरह से बेल कर्व बनेगा जिसमें 68% लोगों को 3 रेटिंग मिलेगी, राइट। अब जो बचता है जो 1 to 2 है, मतलब जिन्होंने 9 से भी कम सेल किया दोनों तरफ से, या फिर 11 से भी ज़्यादा सेल किया, इसका परसेंटेज होता है एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 27% का। तो जो 27% लोग हैं या तो उन्हें 2 मिलेगा या 4 मिलेगा, मतलब 13% लोगों को 2 मिलेगा और 13% लोगों को 4 मिलेगा।
और 2% लोग ऐसे हैं जिनको 1 मिलेगा और 2% लोग ऐसे होंगे जिन्हें 5 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस साल कंपनी ने रेवेन्यू टारगेट मीट किया उस साल 68% लोगों को एवरेज रेटिंग मिलेगी, 13% लोगों को एवरेज से थोड़ी बेटर या एवरेज से थोड़ी बुरी रेटिंग मिलेगी और सिर्फ मतलब 2% लोगों को सबसे बढ़िया रेटिंग मिलेगी और 2% लोगों को सबसे खराब रेटिंग मिलेगी। अब सोचते हैं इस सिचुएशन में जहाँ पे कंपनी ने टारगेट एक्सीड किया, राइट, जहाँ पे लोगों ने 1000 रुपीज़ के बजाय मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 5000 रुपीज़ का सेल किया, तो कंपनी सेम बेल कर्व फॉलो करेगी लेकिन उसको राइट स्क्यूड कर देगी। अब इसमें आप देख सकते हैं अगर ये मीन है तो ज़्यादातर लोगों को 4 और 5 मतलब अच्छी रेटिंग मिली और बहुत कम लोगों को 1 to 3 रेटिंग मिली। और यही लॉजिक तभी भी पॉसिबल होगा जब कंपनी टारगेट नहीं मीट करती, जब उसका बेल कर्व जो है वो लेफ्ट स्क्यूड होगा, मतलब कि ज़्यादातर लोगों को 1 to 3 रेटिंग मिलेगी और बहुत कम लोगों को 4 और 5 रेटिंग मिलेगी। अब आप इसको ध्यान में रखते हुए जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल में एंटर करें, अगर आपकी कंपनी इस तरह का रेटिंग स्कीम फॉलो करती है तो पहले ये समझना कि कंपनी ने क्या अपना टारगेट मीट किया। और इसमें एक और बात मैं ये बता दूं कि ये सब जो है वो रिलेटिव है, मतलब कि मैंने अपना टारगेट मीट किया तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे 3 ही मिले, क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने ये बताया है अगर बहुत सारे लोगों ने टारगेट मीट किया तो बेल कर्व वैसे भी राइट स्क्यू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी रेटिंग मिलेगी, और बहुत कम लोगों ने अगर टारगेट मीट किया तो बेल कर्व ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड स्क्यू होगी। और इस वजह से अगर आपने भी टारगेट मीट नहीं किया, जिस साल किसी ने टारगेट मीट नहीं किया, तो आपका भी सबके साथ वाला रेटिंग ही होगा। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा कि ये रिलेटिव है, मतलब कि और लोगों की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है उसी तरह से आपकी भी रेटिंग मिलेगी, और दूसरा ये ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी बेस करता है। तो जब आप इस तरह के सिनेरियो में परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कशंस कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आपको क्यों इस तरह की रेटिंग मिली है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल, दूसरा कंपनी और तीसरा रिलेटिव, मतलब कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, मैंने किस तरह से परफॉर्म किया और लोगों ने किस तरह से परफॉर्म किया। इन तीनों को देखते हुए पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि कंपनी का रेगुलर बेल कर्व होगा या लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट स्क्यूड होगा, और उस हिसाब से आपको फिर थोड़ा समझ आएगा कि आपको जो रेटिंग मिली है शायद वो किस वजह से मिली होगी। लेकिन जनरली ये मान के चलिएगा कि जो कंपनीज रेगुलरली अपना टारगेट मीट करती हैं ज़्यादातर लोगों को एवरेज रेटिंग ही मिलेगा, और जो सबसे ख़राब रेटिंग है वो बहुत कम लोगों को मिलेगा, और उसी वजह से सबसे ऑसम रेटिंग भी सबसे कम लोगों को मिलेगी। तो इस तरह से कंपनी जो है अपना रेटिंग डिसाइड करती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपको आपके अगले परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।